हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है और डीमैट अकाउंट को ओपन करते समय हमको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ साथ ये भी देखेंगे हम लोग कि इंट्राडे, डेली, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में किसमें सबसे ज्यादा ब्रोकरेज लगते हैं और हम अपना पैसा कहां पे बचा सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आपके लिए एक रिवॉर्ड भी है। ठीक है, आपके लिए कुछ है मेरे पास देने के लिए। तब तक वो अनाउंसमेंट आती नहीं, तब तक आप वीडियो देखते रहिए। हो सकता है वीडियो के बीच में ये अनाउंसमेंट आ जाए या वीडियो के एंड में आ जाए। तो अगर आपको रिवॉर्ड जीतना चाहते हो तो वीडियो देखते रहिए। चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अलग अकाउंट होता है, दोनों भी अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग यूजुअली जो आज शेयर लिया और आज ही बेच दिया तो वो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा। लेकिन किसी ने अगर शेयर आज लिया और 2-4-5 दिनों बाद या महीने बाद या सालों बाद उसको बेचना है तो उसके लिए उसको डीमैट अकाउंट चाहिए। नॉर्मली जब भी कोई डीमैट अकाउंट ओपन करता है तो वो ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ही ओपन करता है, यानी जो ब्रोकर उसको अकाउंट ऑफर करते हैं वो ट्रेडिंग डीमैट का ही ऑफर करते हैं। और ये प्रेफरेबल भी है कि हम लोग ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ही ओपन करें। ठीक है, हम दोनों भी साथ में ओपन करते हैं, ट्रेडिंग और डीमैट भी। तो ये डीमैट अकाउंट क्या है, तो हम लोग जब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करते हैं इसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। बस इतना ही है। ठीक है, शेयर्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करते हैं तो उसी को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। जैसे मेल होता है, मेल है ना, ईमेल होता है, तो मेल होता है फिजिकली मिलता है, घर पे मेल आता है। ऐसे ईमेल क्या होता है, तो वो वही मेल अभी इलेक्ट्रॉनिक आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। ऐसे ही शेयर्स अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक हम लोग रखते हैं उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट जो है, आओ मैं लिख लेता हूं डीमैट अकाउंट क्या होता है, साथ साथ लिखते भी है और थोड़ी बहुत जानकारी भी लेते हैं। तो ये डीमैट के बारे में बात करें हम लोग। तो बच्चों डीमैट अकाउंट क्या है, ऐसे इसका फुल फॉर्म देखकर डीमैटेरियलाइज अकाउंट बोलते हैं हम लोग इसको। डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट विच होल्ड शेयर्स। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम शेयर हेल्ड करते हैं तो उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब डीमैट के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दो लोग हमारे शेयर्स ये हेल्ड करते हैं। ठीक है, दो लोग हमारे शेयर हेल्ड करते हैं। एक को हम बुलाते NSDL और दूसरे को हम बोलते CDSL। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा डायरेक्टली डीमैट अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। हमारा डीमैट अकाउंट ये इनके पास में आता है, NSDL और CDCL। ठीक है, NSDL मतलब क्या, तो ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। फुल फॉर्म से कुछ मतलब नहीं है, बस इतना काम की बात है कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इनका नाम है। ठीक है, ये दोनों भी मिलके ज्वाइंटली या ये लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी एजेंसी हायर करती है। इसको एजेंट बोलते हैं, एजेंसी हायर करते हैं जो कि हमारे ब्रोकर होते हैं, एजेंसी देते हैं। वो होता है जैसे कि अभी हमारे जीरोधा हो गए, अब स्टॉक हुआ, 5 पैसे हो गया, रेलीगल हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं। ऐसे बहुत सारे जो कि हम लोग के ब्रोकर बनते हैं, यानी इनके पास हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ये NSDL क्या है, तो ये NSE और कुछ बैंक ने मिलके इसकी स्थापना की है। और CDCL क्या है, तो ये BSE और कुछ बैंक्स ने मिलके इसकी स्थापना की है। ये CDCL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की जो है स्थापना NSE और बैंक ने मिलकर की है। ठीक है,
तो इनकी जो एजेंसी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इसको हम डीपी बोलते हैं, डीपी, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसे, रेलीगल, कोटक, एक्सेस वगैरह वगैरह वगैरह, इनके पास में ये सारे के सारे डीपी होते हैं, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी इनकी एजेंसी होती है। हमारा जो अकाउंट होता है वो इन्हीं के पास में होता है, ठीक है, क्योंकि एनएसडीएल के पास में और सीडीएसएल के पास में बहुत सारे काम है, बल्कि ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनके पास में टाइम नहीं होता है, उतना डेटा नहीं होता है, मतलब उतना समय नहीं होता है मेंटेन करने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको अकाउंट मेंटेन करने लिए दे देते हैं। तो ये हमारे ब्रोकर हो गए, तो ये ज़ीरोधा और बाकी सारे के सारे अपस्टॉक, 5 पैसे और बाकी सारे भी हमारे एजेंट हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या लगता है। अगर हमको अकाउंट ओपन करना डीमैट अकाउंट, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए। बस कुछ नहीं, 5-10 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है अपस्टॉक में, तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज है, बेसिक्स आपको कुछ पूछेंगे, उतना फॉर्मेलिटीज आपको अपलोड कर देना है। आपका नाम हम पूछेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर पूछेंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने बोलेंगे। बस 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहां पर लगेगा पैन कार्ड लगेगा, ठीक है, फिर लगता है 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लगता है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, आधार वोटर आईडी लग जाएगा, आधार कार्ड लग सकता है, वोटर आईडी लग सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, अगर आपके पास में आधार नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, या पासपोर्ट लग जाएगा। नॉर्मल आधार कार्ड तो सबके पास में है। पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगा। आप बोलेंगे सर पासपोर्ट साइज फोटो कैसे आ जाएगा, तो आपके मोबाइल पे काफी सारे फोटो होंगे, तो बोलता है कि इतने केबी का आपको, इतने साइज का आपको फोटोग्राफ क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है, बस आ गया आपका फोटो, उधर फोटोग्राफ लग जाएगा। हो सकता आपको कैंसल चेक भी लगे, हो सकता है, मैंने बोला, या बैंक की कुछ डिटेल मांगेंगे आपको। वैसे नॉर्मली बैंक की डिटेल आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर अवेलेबल होती है, लेकिन कभी कभार कोई कैंसल चेक में आता है, कुछ फीस होंगी, कुछ फीस लेगा आपसे, ठीक है। नॉर्मली कोई तो 0 पे भी, 0 रुपीज के ऊपर भी आपको फीस अकाउंट ओपन कर देता है, ठीक है, तो कोई फीस लेता है, ठीक है। लेकिन जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, वो ये चार्जेस, अकाउंट ऐसे ही ओपन मत कर देना, ठीक है, चार्जेस भी ध्यान दोगे। चार्जेस के लिए भी क्या चार्जेस होंगे, तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है कि नहीं, ये हम लोग अकाउंट से ऐसे लिखते हैं, पता है ना आपको, ये हमारे अकाउंटिंग में हम लोग ऐसे अकाउंट लिखते हैं, आपको तो पता होगा। अकाउंट्स ओपनिंग चार्जेस, ये ध्यान दोगे, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगेगा हमको, ठीक है। हो सकता है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लग जाए, ठीक है। फिर एएमसी के ऊपर ध्यान दोगे। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर ध्यान दोगे, यानी सालाना कितना लेगा, हर साल मेंटेनेंस चार्जेस कितना लेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितना लेगा। ब्रोकरेज क्या ले रहा है, ठीक है, अलग अलग ब्रोकरेज लेगा, जैसे डिलीवरी पे, इंट्राडे पे अलग लेगा, हो सकता है इंट्रा पे कुछ अलग लेगा, डिलीवरी बेसिस के ऊपर कुछ अलग लेगा, एफएनओ के ऊपर कुछ अलग लेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर कुछ अलग लेगा, ठीक है। तो ये सब बातों का थोड़ा कंसिडर करोगे, ठीक है। फिर टैक्सेस क्या होंगे वो भी देखोगे। टैक्सेस जो है इसमें होता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ठीक है, जीएसटी लगता है, जीएसटी लगेगा, ये भी बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। वरना नॉर्मली स्टूडेंट्स तो मैंने ऐसे भी देखा है, वो यू करते कि अरे शेयर बाय किया 100 रुपीज में, एग्जाम्पल, तो 100 रुपीज में शेयर बाय किया, 101 हुआ तो उनको रहने आता है, बाबा सर 101 में हमने बेच दिए। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, 101 में बेचे तो सर 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, क्वांटिटी बाय किए थे सर हमने 20, तो मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट निकल गया, सर मुझे 20 रुपए प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। मैं उनको बोलता अरे नहीं, तुझे 20 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, तुझे लॉस हुआ है। तो बोलते कैसे, या तो दिख रहा है हमको प्रॉफिट, बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट है, हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट हमारे हाथ में जो आएगा वो चाहिए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपके हाथ से जा रहा है, ये कमाने के बावजूद भी आपके हाथ से क्या क्या जा रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो देखो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जाते हैं, ईएमसी जाता है, ब्रोकर जाता है, ब्रोकरेज में इंट्रा के अलग होता है, डिलीवरी के अलग होता है, फ्यूचर ऑप्शन के लिए अलग होता है। इंट्रा और डिलीवरी के लिए मैं आपको एक काम करता हूं, थोड़ी देर बाद आपको लाइव डेमो दिखाता हूं कि कौन से शेयर्स परचेस करने पर आपको किस किस तरह के चार्जेस जाते हैं, ठीक है, आपको दिखाता हूं लाइव। टैक्सेस देने पड़ते हैं आपको, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ेगा, और क्या होंगे, क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ेगा आपको,
नॉर्मली आपको क्लियरिंग चार्जेस आप डिलीवरी होंगी तो उस पर आपको क्लियरिंग चार्जेस लग जाएंगे, स्टैंप ड्यूटी आएगा, स्टैंप ड्यूटी आ जाएगा, ठीक है। फिर सेबी की अपनी फीस होंगी, सेबी टर्नओवर फीस होती है, ठीक है। ये सारे के सारे खर्चे देखो, बाप रे, ये सब कंसिडर करना पड़ेगा। ये तो हर किसी को जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उसको तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन के समय टैक्स तो आएंगे, ठीक है, ये आने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान भी देना है कि बाबा ये जब मैं कुछ शेयर खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो ये सारे के सारे हिडन चार्जेस मुझे लगने वाले हैं, ठीक है। चलो और भी क्या होंगे, तो सेबी के, चलो काम करते मिसलेनियस लिख देते और छोटे मोटे इधर उधर के कुछ चार्जेस होंगे, ठीक है। इतने सारे चार्जेस लग जाएंगे आपको कुछ मिला के। ये आपको ध्यान देना, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस देना है, ब्रोकरेज, टैक्सेस, क्लियरिंग चार्जेस, सेबी की कुछ फीस होंगी और बाकी सारे मिसलेनियस स्टैंप ड्यूटी के अलावा बाकी कुछ मिसलेनियस फीस होगी। तो आओ प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कौन से कैसे कैसे चार्जेस लगते हैं। तो ये लो हम चले, ये मेरे पास में जीरोधा का अकाउंट है, आप देख रहे होंगे जीरोधा, हाँ जीरोधा का मेरे पास में अकाउंट है, ये आपको दिख रहा होगा इंट्राडे के लिए, है ना। बिल्कुल भी लेफ्ट साइड पे देखो, मेरे एकदम लेफ्ट साइड पे मैंने ये क्या किया है, मैंने बाय लिखा है, मैंने 627 की प्राइस पे शेयर बाय किए पर शेयर, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है सेल 632, मैंने ऑलरेडी फीड कर दिया था आपको, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। 632 के अंदर मैंने सेल कर दिया, यह आपको बताने के लिए, वरना नॉर्मली मैं इतने में सेल नहीं करता हूं। खैर, तो 627 के अंदर मैंने बाय किया था, 632 के अंदर बेचा, 110 क्वांटिटी मैंने बाय की थी, मतलब देखा जाए तो मोटा मोटी 5 रुपए पर शेयर के ऊपर फायदा है मुझे, ठीक है। तो अगर इसको उसके ऊपर चार्जेस देखा जाए तो क्या क्या होगा, 110 क्वांटिटी बाय किया था, तो टर्नओवर मेरा 1,38,490 का मेरा टर्नओवर हुआ, ठीक है। टर्नओवर मतलब खरीदी बिक्री मिलाकर। ब्रोकरेज कितना देना पड़ा मुझे, 20 रुपए देना पड़ा। बोलेंगे सब ब्रोकरेज 20 रुपए कैसे, तो आओ चलो उसे भी कैलकुलेशन कर लेते कि अपस्टॉक जीरोधा स्क्वायर ब्रोकरेज चार्जेस क्या है। वैसे जो मैंने देखा है वो क्या है, ये देखो, फ्री इक्विटी इन्वेस्टमेंट फ्लैट 20%, ये देख लेते हैं। एफएनओ को भी देख लो क्या लिखा है यहाँ पर। इंट्राडे अगर आप डिलीवरी लोगे इन जीरोधा के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, ₹0 का क्या चार्जेस होंगे, ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। डिलीवरी पे याद रखो, हम डिलीवरी पे बात नहीं कर रहे, ठीक है। इंट्राडे पे बात करें, इंट्राडे पे क्या 20%, ₹20 फ्लैट लिखा है, देखो यहाँ पर फ्लैट ₹20 और 0.03 विच एवर इज लोअर, ठीक है, 0.03 विच एवर इज लोअर। चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो हमने कुछ बाय किए, मान लो कि हमने 10,000 के शेयर्स बाय किए, ठीक है। 10,000 इंटू 0.03 परसेंटेज लिखा है, देखो जरा वहां पर, हाँ सर परसेंटेज लिखा है, तो बस आप मल्टीप्लाई करके देखो 0.03 इंटू कितना होता है ये, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 3 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 रुपए और 20 रुपीज तो फ्लैट है ना, फिक्स चार्जेस है इनके, मतलब फ्लैट चार्जेस है। इन दोनों में से जो लोअर है, तो बताओ बच्चों लोअर कौन सा है, तो लोअर है 3 रुपए सर, तो 3 रुपए आपको चार्जेस बढ़ जाएंगे आपके। ये हुआ मेरा बाइंग के समय। फिर सेलिंग के लिए अलग से देना पड़ेगा, यानी बाइंग करते समय आपको चार्जेस अलग बढ़ेंगे, सेलिंग करते समय आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये मेरा 1 लाख रुपए है, तो अभी यहां पर जाता है 30 रुपए होता है मेरा ब्रोकरेज, तो अगर मेरा 30 रुपए ब्रोकरेज आया तो दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, 20 रुपीज लोअर हुआ, तो 20 रुपीज लोअर हुआ तो मुझे 20 रुपीज का ब्रोकरेज बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर भी देखो एग्जैक्टली अगर देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 20 रुपीज का ब्रोकरेज है, 20 प्लस 20 40, क्योंकि मैंने बाय भी किया सेल भी किया, ठीक है। तो टर्नओवर मेरा 138 का था, ब्रोकरेज मेरा 40 हुआ, बाइंग का अलग सेलिंग का अलग, ठीक है। एसएसटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मेरा 17 रुपए गया, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स मेरा गया 4.78, क्लियरिंग चार्जेस 0 रुपीज गया, जीएसटी मेरा 8.06 गया, सेबी के चार्जेस, स्टैंप ड्यूटीज, टोटल टैक्स एंड चार्जेस 72 रुपीज के मेरा टैक्स और चार्जेस गए मेरे। पॉइंट टू ब्रेक इवन 0.66 और मेरे पास में नेट प्रॉफिट कितना आया 477.95। अगर तुम फिर दोबारा कैलकुलेशन करके बताओ
तो मैंने कितने में शेयर बाय किया था? 627 में बाय किया था। 632 के अंदर मैंने सेल किया, ये बाय किया, ये सेल किया। तो बच्चों देखा जा रहा है तो मुझे 5 रुपए पर शेयर पे फायदा हो रहा है, पर शेयर, ठीक है। और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं कितना, 110 शेयर से, तो कितना होता है? 550 रुपीज होता है। तो मुझे तो 550 ग्रॉस मिला, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। यही तो मैं बोलना चाहता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 550। लेकिन बाकी चार्जेस गए मेरे, कितने चार्जेस चले गए? तो ये 477 मेरे हाथ आया। सिर्फ कितना? 477.95 रुपीज, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। तो आई बात समझ में? जब भी आप शेयर परचेस करोगे, बाय करोगे, तो ये सब कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। वरना ऐसे करोगे, नए नए खिलाड़ी हो आप, नए नए अच्छा लग रहा है, स्कैम मूवी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि बाबा मैं भी हर्षल मेहता, नेक्स्ट हर्षल मेहता बन जाऊंगा, और लेक्सस की आपकी बार में BMW और उसके आगे की बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो मैं तो खरीद लूंगा। खैर, तो उसके पहले आपको ये सब चार्जेस देखने पड़ेंगे। नए नए जोश में आते हैं स्टूडेंट्स और 1-2 रुपए के अंदर ही शेयर को बेच लेते हैं और उनको होता है घाटा। घाटा कैसे होता है? तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आप क्या करूं, गूगल पे टाइप कर लूंगे जीरोधा कैलकुलेटर, तो आपको ये सारे कैलकुलेशन मिल जाएंगे। तो इंट्राडे पे अलग, डिलीवरी पे देख लो, FNO पे देख लो, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे देख लो, ठीक है। मैंने सभी के लिए देखोगे आप कि इंट्राडे के लिए भी, डिलीवरी के लिए भी, फ्यूचर ऑप्शन के लिए भी, मैंने सभी के लिए सेम प्राइस कोट की है। बाइंग के लिए भी सेम प्राइस, सेलिंग के लिए भी सेम प्राइस, क्वांटिटी भी सेम प्राइस। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर मुझे चार्जेस अगर पड़ते हैं, प्रॉफिट मुझे आता, तो किस में सबसे ज्यादा फायदा है? तो सबसे ज्यादा मुझे फायदा अगर किसी में दिखाई दे रहा है, तो मुझे फायदा दिखाई दे रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, FNO मार्केट के अंदर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर मुझे 491 का मुझे प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो मेरे इंट्राडे के अंदर मुझे प्रॉफिट आ रहा है ना, नेट प्रॉफिट मेरा सबसे ज्यादा है। उसके बाद मुझे कुछ प्रॉफिट निकल रहा है, तो मेरा डिलीवरी बेस के ऊपर मुझे प्रॉफिट निकल रहा है 395 का, और FNO के ऊपर भी, ऑप्शंस के ऊपर मुझे 378 का मुझे प्रॉफिट निकल रहा है। तो यूं अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से, अच्छा इसमें प्रीमियम की अमाउंट भी कुछ कट होनी बाकी है। खैर एनीवेज, तो हम लोग बात करते कि इसमें आप देख लो कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। अब हम बात करते अगले अपस्टॉक की। अपस्टॉक के अंदर हमने सेम किया है। अपस्टॉक के अंदर हम 110 क्वांटिटी बाय किया, एयरटेल की बाय किया। बाय करने की प्राइस थी 627, सेल किया 632 के अंदर, सेम प्रॉफिट। तो देखो मुझे कितना चार्जेस देना पड़ा, ब्रोकरेज, SST, ट्रांजैक्शन टैक्स, क्लियरिंग चार्जेस, GST, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी ट्रांजैक्शन, टोटल टैक्स एंड चार्जेस, और ये ब्रेक इवन का 0.68, ठीक है। 475 मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो जानना चाहते हो क्या है रिवॉर्ड? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू, याद रखिए, उसी लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट निकालकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए। मेरी टीम उसको वेरीफाई करने के बाद में आपको कैश प्राइस देगी, ठीक है। कैश प्राइस याद रखना, कैश प्राइस मिलेगा आपको, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जल्दी से आप और आपके फ्रेंड्स को रेफर करिए कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगला लेक्चर हम जल्दी सीखेंगे पेनी स्टॉक पर। स्टूडेंट्स की काफी डिमांड है कि सर पेनी स्टॉक क्या है, पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक पे अगला लेक्चर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।